हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट 3 कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज देखेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर। व्हाट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर, क्या होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, प्लस उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एकदम ही सिंपल भाषा में मैं आपके लिए चीजें बना रहा हूं, आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं, ताकि कम से कम समय में आपको बेनिफिट मिल सके, कम से कम समय में आपका लर्निंग का प्रोसेस मैक्सिमम हो सके। ये पूरी कोशिश की जा रही है। बस आपको स्क्रीनशॉट लेना है इंपॉर्टेंट स्लाइड्स का, आपको यहां कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर को समझने के लिए पहले आपके सामने कुछ चीजें हैं स्क्रीन पे, कि जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं। अब जो स्ट्रक्चर का टाइप बनता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्या टाइप के हम एक्टिविटीज परफॉर्म करने वाले हैं। अकॉर्डिंगली वो हिसाब से स्ट्रक्चर सिलेक्ट करना पड़ता है। तो स्ट्रक्चर दो प्रकार के आपको सीखने हैं आपके सिलेबस के हिसाब से। एक है फंक्शनल स्ट्रक्चर, दूसरा है डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर, दूसरा है डिविजनल स्ट्रक्चर। दोनों स्ट्रक्चर्स के ऊपर अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं। तो आपने एक वीडियो तो अभी देख रहे हो, दूसरा आप इसके बाद जरूर देख लीजिएगा। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। जैसे कि आप स्क्रीन पे चार्ट देख रहे हो, फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, ऊपर ऊपर हेड आपको दिख रहा है एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर। उसके अंडर अलग अलग डिपार्टमेंट्स काम करें, उनके हेड आपको दिख रहे हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड परचेजिंग डिपार्टमेंट। तो इस तरह से ये अलग अलग भागों में इनको डिवाइड किया गया है। और ये सब किसको रिपोर्ट करेंगे? अपने एमडी को रिपोर्ट करेंगे, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर को रिपोर्ट करेंगे। एकदम सिंपल है। तो इसको समझने के लिए इसको पहले पढ़ लेते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर रिक्वायर्स ऑर्गेनाइजिंग एंड ग्रुपिंग टुगेदर एक्टिविटीज ऑफ सिमिलर नेचर, यानी हमने ग्रुप्स बनाए। जैसे यहाँ पे आपको मैंने स्क्रीन पे जो चार्ट बताया उसमें 4 ग्रुप्स हमने बनाए थे। कौन से 4 बनाए थे एक बार फिर से देख लीजिए। एचआर हमने बनाया, मार्केटिंग हमने बनाया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बनाया, परचेजिंग का हमने बनाया। तो इस तरह से जितने हम एक्टिविटीज करने वाले हैं उसका ग्रुपिंग करेंगे, उतने डिपार्टमेंट्स बनाएंगे। अंडर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज ऑफ सिमिलर नेचर ग्रुप टुगेदर, ऑलरेडी बता चुका हूं। ईच ग्रुप फंक्शंस एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट, हर ग्रुप को हमने एक सेपरेट डिपार्टमेंट करके नाम दिया और वो अपने हिसाब से काम करेगा। समझाने के लिए वहां एग्जाम्पल दिया है। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव डिपार्टमेंट सच एज, अभी स्क्रीन पे बताया था चार्ट में, वही है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और भी हो सकते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल में 4 लिए, ठीक है दोस्तों। तो ईच डिपार्टमेंट रिपोर्ट्स टू वन कोऑर्डिनेटिंग हेड, सारे डिपार्टमेंट्स का हेड एक ही होगा। कौन था? आपको थोड़ी देर पहले बताया था। ये देखिए, सारे जो है अपने एक कोऑर्डिनेटिंग हेड को रिपोर्ट करेंगे। यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग हेड कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर। वापस आ जाते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, सुटेबल फॉर large organizations who deal with number of varying functions requiring high degree of specialization। यानी ये स्ट्रक्चर कहाँ फॉलो किया जाता है? बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, जहाँ पे काम डिवाइड करना होता है, जहाँ पे हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन होता है, वहां पे इस तरह का स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब एडवांटेजेस की बात करें तो फ्रेंड्स, ब्लू कलर में मैंने कुछ चीजें आपको टिक मार्क करके बताई है, ताकि आपको चीजें लर्न करने में आसानी हो। ये स्ट्रक्चर बड़ी बड़ी संस्थाओं में हम इस्तेमाल करते हैं, जहाँ स्पेशलाइजेशन होता है। तो पहला पॉइंट उसी से कनेक्टेड है, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, यानी यहाँ पे हम स्पेशलाइजेशन ला सकते हैं। यहाँ पे महत्व दिया गया है, यानी एम्फेसाइज किया गया है ऑन स्पेसिफिक फंक्शंस। तो इससे क्या होगा? हर चीज का अलग डिपार्टमेंट होगा, अलग डिपार्टमेंट होगा तो काम फटाफट होगा, एफिशिएंसी का लेवल बढ़ेगा और जो मैन पावर है उसका ऑप्टिमम यूज होगा। सेकेंड पॉइंट आप देख सकते हैं, उसमें हेडिंग मैंने जो हाईलाइट किया वो क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर हमने काम डिवाइड करके दिया है तो इनके ऊपर नजर रखना, कंट्रोल करना आसान होगा, प्लस इनके बीच में हम आसानी से कोऑर्डिनेशन यानी तालमेल ला सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। यहां पे अगर हम काम डिवाइड करके देते हैं तो काम फटाफट होगा, क्योंकि जो डिपार्टमेंट जिस काम में एक्सपर्ट है उसको वो काम दिया गया है। तो एफिशिएंसी से काम होगा, एफिशिएंसी से काम होगा यानी हमारे खर्चे कम होंगे, खर्चे कम होंगे यानी प्रॉफिट्स का लेवल बढ़ेगा। थर्ड पॉइंट वही आप पढ़ सकते हैं। It helps in increasing managerial and operational efficiency. This results in increased profit. Point number 4, minimal duplication of effort, यानी यहाँ पे डुप्लीकेशन वर्क नहीं होगा। हर एक को अपना अपना काम डिवाइड करके दिया गया है, हर बंदा अपने अपने हिसाब से काम करेगा। और ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल को एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल बाइंग एंड सेलिंग।
जब हम कोई एक्टिविटी बड़े पैमाने पे करते हैं तो उससे हमारा कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाता है। क्लियर है दोस्तों? समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं चाय का। 100 लोगों के लिए चाय बनानी है, एक एक के लिए बार बार आप एक एक कप चाय बनाओ या 100 लोगों के लिए चाय एक साथ बनाओ, सस्ता किसमें पड़ने वाला है? यस, एक साथ 100 लोगों के लिए चाय बनाओगे ना तो मेहनत तो उतनी ही लगने वाली है, बर्तन बड़ा सा लगने वाला है, बराबर है। लेकिन 100 लोगों के लिए अगर आप बनाते हो चाय अलग अलग तो गैस ज्यादा लगेगी, टाइम ज्यादा लगेगा, मेहनत ज्यादा लगेगी। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है जब हम लार्ज स्केल पे काम करते हैं तो हमें बेनिफिट मिलता है, इससे हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है। पॉइंट नंबर 5 इज ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज इजियर। अब ये स्ट्रक्चर से क्या होगा, हम फटाफट से एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे सकते हैं क्योंकि एम्प्लॉयज को भी पता है कि हमें कहां फोकस करना है। उनकी जो लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स है, जो बंदा जिस काम में के लिए रखा गया है उसको उसी चीज की ट्रेनिंग देनी है, उसको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बस आप जिस काम में एक्सपर्ट हो आपको उसी चीज का ट्रेनिंग देना है, आपको और अपग्रेड करना है ताकि आप अपना बेस्ट दे सको। तो यहाँ पे ट्रेनिंग देना आसान हो जाएगा, तो ये प्लस पॉइंट है। नेक्स्ट, इट एंश्योर्स दैट डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन, यानी हर एक फंक्शन को, हर एक डिपार्टमेंट को अटेंशन मिलेगा, हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना महत्व होगा। तो ये प्लस पॉइंट है कि सबको इक्वल इंपॉर्टेंस मिल रहा है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। अभी हम सिक्के का दूसरा पहलू देखेंगे, दैट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर में पॉइंट नंबर 1 इज लेस एम्फेसाइज ऑन एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स। अब ये माइनस पॉइंट क्यों है? अब हर डिपार्टमेंट का हेड होगा ना, वो हर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अपने अपने डिपार्टमेंट के गोल को अचीव करने में लग जाएगा। हर डिपार्टमेंट सिर्फ अपना ही भला देखेगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम कंपनी एंटरप्राइज के गोल को ध्यान नहीं दे रहे। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये माइनस पॉइंट है फ्रेंड्स। तो वही आपको बताया गया है, लेस एम्फेसाइज ऑन एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स देन ऑब्जेक्टिव्स परस्यूड बाय फंक्शनल हेड। Pursuing department interest at the cost of organizing interest can hinder the interaction between department। इसमें आपस में प्रॉब्लम हो सकती है कि आप सिर्फ अपने गोल को महत्व दे रहे हो, आप कंपनी के ओवरऑल गोल को महत्व नहीं दे रहे हो। पॉइंट नंबर 2, इट में लीड्स टू प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन। यस, डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि इन्फॉर्मेशन वगैरह डिपार्टमेंट्स के बीच में एक्सचेंज करनी पड़ती है, एक दूसरे को बताना पड़ता है, एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन हर डिपार्टमेंट अगर अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। पॉइंट नंबर 3, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रेंड्स? आपस में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। किस चीज को लेकर? हर डिपार्टमेंट का अपना अपना सोच होता है और अपना अपना उनका काम करने का पैटर्न होता है। तो अगर ऐसा है तो आपस में झगड़े, डिस्प्यूट होंगे। कैसे, समझाने के लिए वहां पे एग्जांपल दिया है, आप चेक कर सकते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट इंसिस्ट कर रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, यानी सेल्स डिपार्टमेंट कह रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कि आप कस्टमर फ्रेंडली डिजाइन वाले प्रोडक्ट बनाओ। कस्टमर बोलता है प्रोडक्ट में ऐसे ऐसे चेंज करो, डिजाइन ऐसे बनाओ। कौन किसको बोल रहा है? सेल्स डिपार्टमेंट बोल रहा है किसको? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलता है नहीं, हम जो बना रहे हैं वो बेस्ट है, तुम्हारे 4 कस्टमर ने तुमको क्या बोल दिया, तुम उनकी गुण गाने लगे। तो इन चीजों को लेकर अपना अपना जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इंटरेस्ट को लेकर वो बढ़ सकता है, डिस्प्यूट बढ़ सकता है, जो कि अगेन माइनस पॉइंट है। इट लीड्स टू इनफ्लेक्सिबिलिटी, यानी यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अब क्या है कि यहाँ पे एक ही तरह का बंदा काम करते रहेगा, यानी इट लीड्स टू इनफ्लेक्सिबिलिटी एज पीपल विद सेम स्किल एंड नॉलेज बेस डेवलप एंड नैरो पर्सपेक्टिव। यानी आपको ज्यादा चीजें सीखने को नहीं मिलेगी। आप एक ही एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो आप कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। अगर ऐसा है तो माइनस पॉइंट है। कैसे? वो ब्लू कलर में लिखा हुआ। फंक्शनल हेड्स जो है, यानी जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, दे डू नॉट गेट ट्रेनिंग फॉर टॉप मैनेजमेंट पोजीशन। वो टॉप मैनेजमेंट पोजीशन की ट्रेनिंग नहीं ले पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे? बिकॉज दे आर अनेबल टू गैदर एक्सपीरियंस इन डाइवर्स एरियाज। उनको बाकी एरियाज में काम करने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि वो हमेशा एक ही एरिया में काम करते रहे, एक ही एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते रहे, तो उनको ज्यादा उनके स्किल्स अपग्रेड नहीं होंगे। स्किल्स अपग्रेड नहीं होंगे तो उनको फ्यूचर में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, जो कि माइनस पॉइंट है। तो ये थे डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस देखने हैं तो 3 ऑप्शंस हैं। पहला, आप हमेशा डिस्क्रिप्शन चेक करें, कई सारे वीडियोस का लिंक दिया हुआ, आप जिस लिंक पे क्लिक करेंगे वीडियो ऑन हो जाएगा। दूसरा, आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। माय इंस्टाग्राम आईडी IMROC सर। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं डेली अपलोड करता हूं वीडियोस को और उसका एक ट्रेलर मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देता हूं। बाय चांस अगर आपका नोटिफिकेशन मिस हो जाता है तो आपको इंस्टाग्राम से पता चल जाएगा कि आज मैंने कौन सा वीडियो अपलोड किया। अगर वो आपके काम का तो आप यूट्यूब पे जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन, जिनको मेरे ज्यादा वीडियोस देखनी है सिस्टमेटिकली, तो ऊपर लिखा हुआ है स्क्रीन पे,
आपको मेरे चैनल स्टडी टिप्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे होम पेज ओपन होगा और वहां पे आपको एक वर्ड दिखेगा प्लेलिस्ट, वहां क्लिक करना है। वहां पे चैप्टर वाइज और स्टैंडर्ड वाइज वीडियोस बने हुए हैं। प्लेलिस्ट का मतलब होता है फोल्डर्स बने हुए हैं, स्टैंडर्ड वाइज एंड चैप्टर वाइज, 11th के, 12th के, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस तरह से वो बने हुए हैं ताकि आपको वीडियोस ढूंढने में ज्यादा मेहनत ना लेनी पड़े। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि फ्यूचर वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।